हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ध्वनि यानी कि साउंड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ध्वनि होती क्या है। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं और ये आपके कानों तक पहुंच रहा होगा, आप इसको सुन पा रहे हैं, यही आपकी क्या है, ध्वनि है। ठीक है। अगर आप अपने दैनिक जीवन में बात करें तो हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं डेली। आप देखते हैं आपके आसपास में गाड़ियों की आवाज आती है ना, हॉर्न की आवाज आती है, कोई बच्चा रोता है उसकी आवाज आती है, कोई हंसता है उसकी आवाज आप सुनते होंगे, है ना, भोपू बजने की आवाज सुनते होंगे, है ना जी। जैसे ये व्यक्ति ये भोपू का आवाज सुन रहा है तो इसको ये ज्यादा तीखा लग रहा है, ये तो अपना कान बंद कर ले रहा है, तो इससे जो निकले ये भी आपकी एक ध्वनि ही है ना। उसी तरह मेढक का टटराना, गाय का माँ माँ कहना, बकरी का मेमियाना, ऐसे हम लोग कई प्रकार की ध्वनि हम लोग अपने आसपास सुनते हैं। ठीक है। आप ये भी सुनते होंगे जैसे हवा बहता है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, उसकी भी ध्वनि आपको सुनने को मिलता होगा। मच्छर आता है आपके कान बस भन 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 करता है, वो भी आप ध्वनि सुनने होंगे। मक्खियां भी भिनभिनाती है, उसका भी आप ध्वनि सुनते होंगे। तो ऐसे हम लोग कई प्रकार की ध्वनि अपने आसपास सुनते हैं। तो ध्वनि क्या है? एक्चुअल में ध्वनि जो है ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें सुनने की संवेदना होती है, जिससे हमें क्या होती है, सुनने की संवेदना होती है। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा कि सर ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ पे ये जो गोला एक पेंडुलम देख रहे हैं ना, ये लटका हुआ है, यह आकर यहाँ जो देख रहे हैं कि ये स्वरित्र से टकरा रहा है, और टकराने के उपरांत हम लोग देख रहे हैं कि स्वरित्र के भुजाओं में यहाँ पे हमें ये देखिए स्वरित्र की भुजाएं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रही है, यानी कि इनमें कंपन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनि जो होती है कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जब ये टकराएगा और ये आगे पीछे होगा तो हमें ध्वनि सुनाई देगी। उसी तरह आप स्कूल में देखते हैं घंटी होती है ना, अब उस बेल को वो लाकर कोई आपका प्यून जो होता है स्कूल का, वो क्या करता है, इसको एक लोहे की छड़ से बजाता है, एक हथौड़े से जब इसको मारता है इसमें, तो इसमें भी क्या होता है, कंपन होता है, और उसी कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि कह सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन होना आवश्यक है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक लोहे का, ये जो स्कूल में जो लगा रहता है बेल, उस पे हम लोग लोहे के ही छड़ से मारे, इसकी जगह लकड़ी से मारेंगे तो क्या उसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं, उसमें ध्वनि धीमी हो जाएगी क्योंकि कंपन बहुत कम होगा। तो यानी कि कंपन जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। तो यानी कंपन का मतलब क्या है कि जब उस पे कंपन का मतलब क्या है कि उसके अंदर, वस्तुओं के अंदर क्या होना कि वो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे तेजी से हिलती है, जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं। तो जब हिलती है तो वो ध्वनि उत्पन्न होती है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो ये आपके मोबाइल के अंदर जो स्पीकर होगा, स्पीकर के अंदर ऊपर जो पर्दा होता है उस पर वो टकराता है, जिससे वो कंपन उत्पन्न होता है, और उसी कंपन के कारण वो वायु के द्वारा आपके कानों तक पहुंचता है। ठीक है। तो बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगर कंपन नहीं हो तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। वहीं अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे कंपन बंद हो जाता है तो ध्वनि भी आना बंद हो जाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे इसी पे देखिए, जब तक टकराएगा इस पे, टकरा कर इसे जब तक कंपन होगा तब तक आपको इसकी आवाज सुनाई देगा, नहीं उसके बाद आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि ध्वनि बंद हो जाएगी, ध्वनि समाप्त हो जाएगी। यानी कि कोई भी वस्तु कंपित होती है तो उसी कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ध्वनि को अगर परिभाषित करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ध्वनि जो है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, जिसके कान में पड़ने से जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना होती है, सुनने की संवेदना होती है। हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जो सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, हम अपनी कानों से जो सुनते हैं वही ध्वनि है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। अभी मैंने ये भी बताया कि बिना कंपन के आप कह सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि वस्तुओं के कंपन, वस्तुओं के
कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब कि अगर कंपन ना हो तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे दूसरा एक यहाँ पे देखिए, मैंने ग्लास ले लिया और ग्लास को मैं एक चम्मच से लेकर इसे नॉक करता हूँ। मान लीजिए ये ग्लास जो है आपका स्टील का रहता और मैं इसे ठोकर मारता इसे चम्मच से, इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। वही अगर ये पानी इसमें नहीं रहता और इसमें पानी नहीं रहता और तब मैं इसको मारता ऐसे, तब मैं इसे मारता तो ध्वनि और तेज उत्पन्न होती, क्योंकि वहाँ कंपन अधिक होता। अगर पानी रहने से यहाँ पे कंपन कम हो रहा है। वही अगर आप ग्लास को एक हाथ से अपने पकड़ लेंगे, एक हाथ से पकड़ लो तब उसको मारो, चम्मच से ऐसे मारो, तो ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कंपन हुआ उसमें, वो सारा का सारा कंपन आपके बॉडी में आ गया, वो आपके बॉडी से आ गया। उसी तरह देखे हो ना कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, याद है आप जब छोटे होंगे, या अभी तो आप छोटे ही हो, 9th क्लास में हो, तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के आगे जो घंटी होती है, अगर उसको पकड़ कर उसका ये दबाया जाए, घंटी किया जाए, तो पकड़ने के बाद ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। एक्चुअल में कंपन हो रहा है, लेकिन वो सारा कंपन आपके बॉडी में आ जा रहा है, तो वहां आपको ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ठीक है। और वही अगर नहीं पकड़े रहेंगे और तब उसको करेंगे तो तेज ध्वनि आती है। तो यानी कि हमें कंपन की आवश्यकता होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। अब ये जो ध्वनि शब्द है, इसका हम लोग ध्वनि शब्द दो अर्थों में इसको प्रयुक्त किया जाता है। हम लोग लिख सकते हैं कि ध्वनि शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला क्या है? तो पहला है संवेदना, और दूसरा जो है, दूसरा बाह्य विक्षोभ। संवेदना क्या है जी? तो जो हम लोग ध्वनि, जो मतलब हम लोग अपने कानों से सुनते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, वो उसका मतलब, जैसे अब हम कह रहे हैं कि हमें ये चीज सुनाई दे रहा है, ध्वनि सुन रहे हैं, ये चीज मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं वही क्या है? संवेदना है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि ध्वनि सुनते हैं, तो हम संवेदना का उल्लेख करते हैं। अगर हम लोग कह दिए कि द्रव की अपेक्षा ठोस में, द्रव की अपेक्षा ठोस में जो ध्वनि होती है वह तेज चलती है। तो यहां हम लोग उसके किसके? बाह्य विक्षोभ के बारे में बात कर रहे हैं, वहां बाह्य विक्षोभ का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि तेज चलती है, तो हम बाह्य विक्षोभ का जिक्र करते हैं। हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि का अलग अलग माध्यम में उनकी चाल अलग अलग होती है। एक्चुअल में ध्वनि के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग चलिए इस प्रयोग द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए, ये बड़ा सा एक जार लेकर हम लोग क्या किए हैं कि इसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। इसमें एक घंटी लगाया गया, विद्युत घंटी, और इसका स्विच बाहर ये दे दिया गया, ये बोर्ड से कनेक्ट है, इधर ये स्विच है। तो जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो जाहिर सी बात है अंदर घंटी बजेगी। लेकिन ये जो बेल जार है, ये जार के अंदर जो बंद किया गया है, अगर इसके लिए अगर यहाँ पे कोई माध्यम ना छोड़ा जाए, यानी कि उसकी वायु बाहर ना निकले, देखिए वायु चूसक पंप लगा दिया गया यहाँ पर, है ना जी। वायु चूसक पंप क्या करेगा? अंदर की वायु को पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो अगर वायु है अंदर,
तो इस घंटी का आवाज आपको सुनाई देगा। अरे पूरी तरह से वायु बाहर निकाल दिया गया, अंदर वायु है ही नहीं, तो अब फिर आपको आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगा। जैसे जैसे वायु इसमें कम होगा आवाज देना ये बंद कर देगा। मतलब ये ऑन रहेगा, बेल चलेगा, बेल होगा, बेल बजेगा, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसको बाहर निकलने के लिए, बाहर आपके कानों तक पहुंचने के लिए यहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है। ठीक है, यानी यहां से हमें यह पता चल रहा है कि वायु एक माध्यम था और वो भी माध्यम यहाँ से चला गया, इसलिए ध्वनि हमारे कानों तक नहीं आ पा रही। इसका मतलब ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती। यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखेंगे कि ध्वनि के लिए या ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के, किसी माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ऐसा हम लोग यहां पे कह सकते हैं। समझ गए? इसका मतलब अगर निर्वात रहे, कुछ ना रहे, तो वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं होगा। याद रखने के लिए भी लिख सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं कि ध्वनि का संचरण निर्वात में, यानी कि कोई जब माध्यम ही नहीं है, निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब कि अगर हम लोग ये बेल चंद्रमा पर लेकर चले जाएं और वहां पर बजाएं, यहाँ पर आप इस बेल को बजाएं, तो ये क्या आपको यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपके कानों तक सुनाई देगा, या आप इसके पास में ही हैं तब भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है, वहां निर्वात है, वहां पे माध्यम नहीं है, इसलिए हमें वो सुनाई नहीं देगा। यानी कि चंद्रमा पर जाने पर आपकी आवाज आपको नहीं सुनेगा। अगर ये दो व्यक्ति खड़े हैं, ये एक दूसरे से बोलना चाहता है, तो ये इसको बोलेगा तो इसको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कोई माध्यम नहीं है। तो इशारे से आपको समझना होगा, बात को समझना। यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए, अगर हम लोग ध्वनि के चाल की बात करें अलग अलग माध्यमों में, तो जो ठोस माध्यम होता है उसमें ध्वनि की चाल हम लोग 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास लेते हैं। अब किसी का कम होता है, किसी का अधिक होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, एल्युमिनियम में कितना होता है, निकल में कितना होता है, स्टील में कितना, सबका यहाँ पे मैंने, कांच में, लोहा में, देखिए सबका दिखा रखा है। इतना लगभग लिया जाता है। और द्रव के लिए हम लोग ले लेते हैं लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड, या 1400 कई बुकों में दिया होता है, 1400 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अब उसमें भी अलग अलग, द्रव में भी कई सारे माध्यम हो गए ना जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है अलग अलग। उसी तरह से अगर गैस की बात करें, तो गैस में जो होता है वो लगभग आपके बुक में देखेंगे तो 344 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, दिया रहता है। कई बुकों में 332 भी देता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी के आसपास रहेगा, 300 से 400 के बीच में। देख रहे हैं ना, इसमें गैस में भी अलग अलग हो गया, हाइड्रोजन में, हीलियम में, वायु में, देख रहे हैं ना जी इसमें। तो ये देखिए 346 दिया हुआ है, तो इतना ही आसपास रहता है, एग्जैक्ट इतना ही आसपास में रहता है ध्वनि का वेग। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो वैसे आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक को जाके पाथफाइंडर क्लासेस को जाकर लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।